बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक, और वो क्या है? सोल्यूबिलिटी। क्या दे रखा है आप लोगों के पास बेटा? सोल्यूबिलिटी। बेटा जब मैं डिस्कस करता हूं सोल्यूबिलिटी को, तो आप लोगों के पास सबसे पहला टॉपिक आता है सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। बेटा इसका मतलब समझ में आया है? आपने सॉलिड को डिसॉल्व किया, किसके अंदर डिसॉल्व किया बेटा? लिक्विड के अंदर। तो बेटा सबसे पहला टर्म आता है डिसोल्यूशन। क्या आता है? डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन क्या होता है? प्रोसेस इन विच solute keeps on dissolving and concentration of solution keeps on increasing। बेटा वो प्रोसेस जिसमें सोल्यूट तो घुलता जाता है और कंसंट्रेशन क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। ये क्या कहलाता है आपके पास बेटा? डिसोल्यूशन। सेकंड होता है बेटा क्रिस्टलाइजेशन। क्या दे रखा है? क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बेटा? क्रिस्टल का बनाना। ये क्या होता है? व्हेन मोर सोल्यूट added to saturated solution। क्या कहता है बेटा? जब और ज्यादा सोल्यूट को ऐड किया जाता है टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन, then dissolved solute get separate out। This process called crystallization। This process called crystallization। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? क्रिस्टलाइजेशन। तो वो प्रोसेस जिसमें सोल्यूट को आप ऐड करते हैं, किसके अंदर? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, और ये लगातार घुलता जाता है। ठीक है सॉरी, जब आप सोल्यूट को ऐड करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर और घुले हुए सोल्यूट जब प्रेसिपिटेट होने लग जाए, सेपरेट होने लग जाए, तो क्या कहलाता है बेटा? ये क्रिस्टलाइजेशन। बेटा थर्ड होता है आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बेटा मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिस्कस करता हूं। तो एक सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सोल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो क्या करता है? ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन डिसॉल्व। आपके पास एक सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता इन गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। जब आपके पास टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसे हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बेटा एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, जब आपके पास टेम्परेचर और वॉल्यूम फिक्स हो जाए, क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बेटा जो नेक्स्ट पार्ट निकल के आता है वो आता है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन, जिसको आप घोल सकते हैं, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। बेटा वो क्या कहलाएगा आपके पास? सोल्यूबिलिटी। क्या कहलाएगी बेटा वो? सोल्यूबिलिटी। तो ये हमारे पास टर्म थी। अब है फैक्टर अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर बेटा सबसे पहले तो होता है आपके पास नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा होता है बेटा टेम्परेचर, और तीसरा होता है आपके पास प्रेशर। तो बेटा मैं फर्स्ट डिस्कस करता हूं नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। बेटा जो एज पर लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा वो वैसे में घुलने की कोशिश करेगा तो आपके पास सोल्यूबिलिटी बढ़ती है। एज पर प्रिंसिपल
like dissolves like polar solute dissolve in polar solvent and वाइस वर्सा, और इसका उल्टा। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब आपके पास क्या कहती है, सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है यहां पर टू फैक्टर्स, हाइड्रेशन और लैटिस एंथैल्पी पे। सोल्यूबिलिटी डिपेंड ऑन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एंथैल्पी, और सेकंड दे रखा है बेटा लैटिस एंथैल्पी। क्या दे रखी है, लैटिस एंथैल्पी। बेटा हाइड्रेशन एंथैल्पी का क्या मतलब होता है, एक मोल किसी एक सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करने पर कितनी हीट बाहर निकलती है। लैटिस एंथैल्पी का मतलब होता है एक मोल क्रिस्टल को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये यहां पर क्या कहता है कि अगर आपके पास लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा है हाइड्रेशन एंथैल्पी से, सब्सटेंस नॉट डिसॉल्व, तो सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि लैटिस एंथैल्पी ज्यादा, मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए और कम एनर्जी बाहर निकलती है। इसका उल्टा, अगर बेटा हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है और लैटिस एंथैल्पी कम है, तो सब्सटेंस क्या हो जाएगा आपके पास, डिसॉल्व। सब्सटेंस क्या हो जाएगा बेटा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये केस गया आप लोगों के पास कौन सा, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के ऊपर। बेटा सेकंड है टेम्परेचर। सेकंड क्या दे रखा है, टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर जो होता है यहाँ पे दो प्रकार के वेरिएशन दिखाते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, जो होता है टेम्परेचर अफेक्ट सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करता है। एंड शो टू टाइप ऑफ वेरिएशन, और दो प्रकार के वेरिएशंस दिखाता है। कौन सा है बेटा, पहले होता है कॉन्टिन्यूअस सोल्यूबिलिटी, एक होता है डिसकंटीन्यूअस सोल्यूबिलिटी। एक तो होती है बेटा कॉन्टिन्यूअस सोल्यूबिलिटी और दूसरी होती है डिसकंटीन्यूअस सोल्यूबिलिटी। तो मैं डिस्कस करता हूं बेटा कॉन्टिन्यूअस सोल्यूबिलिटी को, जो लगातार घूमता है। कॉन्टिन्यूअस सोल्यूबिलिटी, तो यहां पर क्या होता है, हेयर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी either increase or decrease, either increases or decreases continuously। यहां क्या कहता है, जब तापमान बढ़ता है तो सोल्यूबिलिटी आपके पास या तो बढ़ेगी या घटेगी, मगर लगातार आपके पास सोल्यूबिलिटी में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। या तो सोल्यूबिलिटी लगातार बढ़ती हुई जाएगी या लगातार घटती हुई चली जाएगी। ये कॉन्टिन्यूअस सोल्यूबिलिटी होगी बेटा। और आपके पास कॉन्टिन्यूअस सोल्यूबिलिटी के लिए क्या दे रखा है, देखिए ये तो हो गया आपके पास सोडियम का नाइट्रेट, ये हो गया बेटा आपके पास पोटासियम का नाइट्रेट। ये कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव पर है। अच्छा, फिर कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव पर आ जाओ बेटा, ये हो गया सीजियम का सल्फेट। तो मैंने ये कहा बेटा या तो पॉजिटिव है या क्या है आपके पास नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, तो एक तरफ तो आपके पास सोल्यूबिलिटी है बेटा और दूसरी तरफ क्या दे रखा है, टेम्परेचर। एक तरफ सोल्यूबिलिटी और दूसरी तरफ है टेम्परेचर। पॉजिटिव में क्या होता है कि जो सोल्यूबिलिटी है इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान बढ़ने पर लगातार बढ़ता है। एग्जांपल है बेटा सोडियम नाइट्रेट और पोटासियम का नाइट्रेट। जबकि नेगेटिव में क्या होता है आपके पास, सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब तापमान बढ़ता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान बढ़ने पर लगातार घटती हुई जाती है। और ये क्या हो गया बेटा, सीजियम का सल्फेट।
बेटा पॉजिटिव सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी लगातार कब बढ़ती है, जब प्रोसेस क्या होती है आपके पास एंडोथर्मिक। कौन सी प्रोसेस होती है बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो इनके लिए एंडोथर्मिक है। यहां सोल्यूबिलिटी बेटा लगातार क्यों गिर रही है, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक। कौन सी प्रोसेस है बेटा, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये है आप लोगों के पास ग्राफ प्लॉट बिटवीन सोल्यूबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर कॉन्टिन्यूअस कर्व। ये कॉन्टिन्यूअस कर्व है, यहां वेरिएशन नहीं है, या तो इंक्रीज है और या डिक्रीज है, यही एक चीज है। अब आ जाते हैं बेटा डिसकंटीन्यूअस सोल्यूबिलिटी के ऊपर। किस पर आ जाते हैं, डिसकंटीन्यूअस सोल्यूबिलिटी के ऊपर। डिसकंटीन्यूअस सोल्यूबिलिटी, तो यहां पर क्या कहा जाता है, विद चेंज इन टेम्परेचर, विद चेंज इन टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी जो होता है शो वेरिएशन। तो आपके पास सोल्यूबिलिटी शो वेरिएशन, तो सोल्यूबिलिटी बदलाव दिखाती है। ठीक है, ये 3 प्रकार से पॉसिबल हो सकता है बेटा। क्या कहता है फर्स्ट स्टेज में, व्हेन सब्सटेंस चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कहता है जब सब्सटेंस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलता है तो आपके पास सोल्यूबिलिटी में वेरिएशन, बदलाव आ सकता है। जैसे अल्फा है आपके पास अमोनियम का नाइट्रेट, गर्म करने पर बेटा ये बीटा फॉर्म में बदल जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, इसी तरह से बेटा बी पार्ट निकल के आता है, व्हेन डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, व्हेन डिग्री ऑफ हाइड्रेशन चेंजेस, जब डिग्री ऑफ हाइड्रेशन बदल जाते हैं। बेटा कैल्शियम क्लोराइड 6 मॉलिक्यूल वाटर से कैल्शियम क्लोराइड 4 मॉलिक्यूल वाटर और कैल्शियम क्लोराइड 2 मॉलिक्यूल वाटर, तो आपके पास डिग्री ऑफ हाइड्रेशन बदलती है। बेटा सी, व्हेन हाइड्रेटेड सब्सटेंस बिकम्स अनहाइड्रस, जब हाइड्रेटेड सब्सटेंस क्या हो जाए, अनहाइड्रस हो जाए। जैसे कि आपके पास सोडियम का सल्फेट बेटा 10 मॉलिक्यूल वाटर, ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम के सल्फेट के अंदर। तो आपके पास बेटा 3 प्रकार से क्या बदलाव हो सकता है सोल्यूबिलिटी के अंदर। एक डिग्री ऑफ, आपके पास एक पॉलीमॉर्फिक फॉर्म दूसरी में बदल जाए, व्हेन सब्सटेंस चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर। दूसरा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन बदले। फिर तीसरा है आपके पास हाइड्रेटेड अनहाइड्रस में कन्वर्ट हो जाए। बेटा मैं इसके लिए ग्राफ को प्लॉट करता हूं आपके लिए। तो आपके पास बेटा ये फर्स्ट फॉर्म है, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये क्या है, अमोनियम का नाइट्रेट। बेटा ये यहां पे क्या है बेटा, कैल्शियम का क्लोराइड है 6 मॉलिक्यूल वाटर के साथ, यहां भी कैल्शियम का क्लोराइड है 4 मॉलिक्यूल वाटर के साथ, यहां भी कैल्शियम का क्लोराइड है 2 मॉलिक्यूल वाटर के साथ। फिर क्या होता है बेटा, आपके पास यहां पर तो आता था सोडियम का सल्फेट 10 मॉलिक्यूल वाटर और उसके बाद आता है बेटा सोडियम का सल्फेट। तो एक तरफ टेम्परेचर है और एक तरफ क्या दे रखी है बेटा आपके पास सोल्यूबिलिटी। तो हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर कि जो ग्राफ प्लॉट हुआ है इसके बीच में बिटवीन सोल्यूबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर डिसकंटीन्यूअस कर्व, फॉर डिसकंटीन्यूअस कर्व, डिसकंटीन्यूअस कर्व के लिए बेटा। तो ये तो था आपके पास इफेक्ट ऑफ ए टेम्परेचर, ये क्या था, इफेक्ट ऑफ ए टेम्परेचर। बेटा अब इसके बाद जो है प्रेशर सोल्यूबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन आपके पास लिक्विड। सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है और वो क्या है बेटा, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जब आप गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो
तो यहाँ पे सोल्यूबिलिटी बेटा क्या हो जाएगी, तो यहाँ सोल्यूबिलिटी बोली जाती है कि अमाउंट ऑफ गैस, क्या है बेटा, अमाउंट ऑफ गैस इन क्यूबिक सेंटीमीटर जो होता है डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। बेटा लिक्विड की एक यूनिट वॉल्यूम में आप कितनी गैस को डिसॉल्व कर सकते हो, वो क्या कहलाती है, उसकी सोल्यूबिलिटी कहलाती है। और गैस की सोल्यूबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी, क्या है बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है। पहला है आपके पास क्या, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, दूसरा है बेटा टेम्परेचर, और तीसरा दे रखा है बेटा आपके पास प्रेशर। तीसरा क्या दे रखा है, प्रेशर दे रखा है। मैं डिस्कस करता हूं फर्स्ट से, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। फर्स्ट क्या है आपके पास बेटा, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, जो गैस केमिकली रिएक्ट कर जाए वो ज्यादा सोल्यूबल है। गैस which chemically react with solvent, वो गैस जो केमिकली रिएक्ट करती है सोलवेंट के साथ, मोर सोल्यूबल, वो क्या है, ज्यादा सोल्यूबल है। या क्या कह सकते हैं कि हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, हायर द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस आल्सो, हायर द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड आल्सो। ठीक है बेटा, तो ये भी हो जाता है। अगर आपके पास केमिकली वो रिएक्ट कर जाए तब भी वो ज्यादा सोल्यूबल है, या क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तब भी सोल्यूबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी, तब भी उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी बेटा। तो ये तो था फर्स्ट टॉपिक जिसमें गैस की सोल्यूबिलिटी सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है, को एक्सप्लेन किया गया था। क्रिटिकल टेम्परेचर बेटा किसका जाता है, तो आप लोगों को पता होता है कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर मीथेन दे रखा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है बेटा। इससे पहले आपके पास जो दे रखा था नाइट्रोजन। तो यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ता है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब है ये ज्यादा सोल्यूबल है और ये क्या है, कम सोल्यूबल। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आउट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड which more soluble and why, which more soluble and why, कौन सी ज्यादा घुलती है और क्यों घुलती है, तो आपका आंसर क्या होगा कि बेटा कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा घुलती है। और क्यों घुलती है, क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या दे रखा है बेटा, ज्यादा दे रखा है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें हमने नेचर ऑफ गैस और सॉल्वेंट का टॉपिक लिया था। सेकंड क्या है, टेम्परेचर। सेकंड क्या दे रखा है मेरे से, टेम्परेचर। तो हम लोग चलते हैं टेम्परेचर पे। तो हम लोग क्या कहते हैं, जनरली डिसोल्यूशन ऑफ गैस, डिसोल्यूशन ऑफ गैस क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बेटा गैस जब घुलती है तो हीट बाहर निकलती है। सो with increase in temperature, with increase in temperature, जब आप तापमान को बढ़ाते हैं तो solubility of gas क्या करती है बेटा, डिक्रीज करती है। क्या करती है, डिक्रीज। समझ में आई है, तापमान बढ़ने पर solubility घटती है, मगर एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड इनर्ट गैस, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड इनर्ट गैस। आपके पास क्या बोलते हैं, वेयर solubility slightly increase with increase in temperature, with increase in temperature। बेटा यहां पर बताया जाता है कि हाइड्रोजन और जो इनर्ट गैसेज है, क्या बोला गया बेटा, जो हाइड्रोजन और इनर्ट गैसेज है, यहां पर सोल्यूबिलिटी थोड़ी सी बढ़ती है जब आप तापमान को बढ़ाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है अब आपके पास, और वो क्या आता है, प्रेशर। क्या आता है बेटा, प्रेशर। तो हम थर्ड डिस्कस कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो आपके पास क्या बताया जाता है, विद इंक्रीज इन प्रेशर solubility of gas
इन लिक्विड, वो क्या कर जाती है बेटा, इंक्रीज करती है। वो क्या करती है, इंक्रीज बाय हेनरीज लॉ, बाय हेनरीज लॉ। अब आपके पास हेनरीज लॉ क्या कहता है, कहता है मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन solvent directly proportional to pressure applied over it, pressure applied over it। इसके ऊपर मैंने कितना प्रेशर लगाया है। तो ये क्या कहता है बेटा, जो मास ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर की, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है हेनरीज कांस्टेंट। बेटा m क्या है आपके पास, मास ऑफ गैस, p क्या है, प्रेशर ऑन गैस, p क्या दे रखा है आपके पास, प्रेशर ऑन गैस, और kh क्या दे रखा है, हेनरीज कांस्टेंट। क्या दे रखा है बेटा, हेनरीज कांस्टेंट। बेटा जिसमें हेनरी ये लॉ प्रपोज करता था उसी समय डाल्टन्स भी आता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। वो क्या कहता है कि गैसियस मिक्सचर में किसी एक कंपोनेंट का जो प्रेशर होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, हेनरीज लॉ आल्सो रिप्रेजेंट एज, क्या कहते हैं बेटा, हेनरीज लॉ आल्सो रिप्रेजेंट एज, क्या कहता है, द आपके पास क्या कहता है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। आपके पास हो जाता है KH इनटू में PA। यहाँ पे x से क्या दे रखा है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। क्या दे रखा है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ये आपको निकालना आना चाहिए, Na अपॉन में Na प्लस में NB। इसी यूनिट में तो करा है हम लोगों ने। अच्छा ये हुआ, और बेटा PA क्या दे रखा है आपके पास, PA दे रखा है पार्शियल प्रेशर। क्या दे रखा है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A का प्रेशर कितना है, और KH क्या दे रखा है, हेनरीज कांस्टेंट। क्या दे रखा है बेटा, हेनरीज कांस्टेंट। बट बेटा जो जर्नली हम क्या कहते हैं, जर्नली जो होता है हेनरीज लॉ यूज एज, किस रूप में होता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू में XA। जर्नली यूज होता है, सबसे ज्यादा जो यूज होती है बेटा वो ये फॉर्म यूज होती है, ये तो कभी यूज होती है और ये जर्नली यूज होती है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि अब ये मुझसे फॉर्मूला ये लगवा रहा है या ये, इस चीज को समझते हैं। एक तरफ दे रखा है PA इज इक्वल टू KH इनटू में मोल फ्रैक्शन, एक तरफ दे रखा है बेटा मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू KH इनटू में PA। मेरे शेरों यहां आप देखते हैं हेनरीज कांस्टेंट, इसकी तो कोई यूनिट है ही नहीं, इसकी यूनिट क्या है, एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू x, और इसकी यूनिट कितनी है, 0। इसको छोड़ दो तो x क्या होगी, एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए, एटमॉस्फेयर। अगर आपके पास हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट एटमॉस्फेयर है, इसका मतलब मेरे पास फॉर्मूला ये वाला है। समझ में आई है। अब आ जाओ दूसरी जगह पे, बेटा यहां पर कोई यूनिट नहीं है, यहां पर यूनिट है एटमॉस्फेयर, और ये यूनिट क्या हो जाए कि टोटल ये टर्म कितनी हो जाए, 0। ये एटमॉस्फेयर है तो ये क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर इनवर्स। क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर इनवर्स। तो बेटा आप लोग यूनिट की सहायता से ही फाइंड आउट कर पाएंगे कि आखिर वो हेनरीज लॉ का कौन सा फॉर्मूला यूज करवा रहा है। PA इज इक्वल टू KH इनटू में XA, ये सबसे ज्यादा बार यूज होने वाला फॉर्मूला है, और वहां पर हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट एटमॉस्फेयर होगी, तो दूसरी तरफ एटमॉस्फेयर इनवर्स होगी। इस बात को याद रख लेना, ठीक है बेटा। मैं ये डिस्कस कर चुका था आप लोगों के पास, अब मैं इसी चीज को लेकर आगे डिस्कस करता हूं बेटा। और वो जो टॉपिक है आप लोगों के पास, एप्लीकेशन ऑफ, सबसे पहले तो हेनरीज कांस्टेंट के बारे में, कैरेक्टर्स ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, कैरेक्टर्स ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। बेटा कैरेक्टर्स ऑफ हेनरीज कांस्टेंट क्या कहते हैं बेटा, हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। बेटा ये नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा आपके पास हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर।
जब तापमान बढ़ता है तो हेनरीज कांस्टेंट भी बढ़ जाता है। थर्ड क्या होता है बेटा, एज हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीजेस, जब हेनरीज कांस्टेंट बढ़ता है सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस, सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीजेस हो जाती है, सोल्यूबिलिटी घट जाती है। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स जो तुम्हें याद रखने होंगे। पहला हेनरीज कांस्टेंट गैस पर डिपेंड करता है, दूसरा हेनरीज कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ता है, तीसरा हेनरीज कांस्टेंट बढ़ा तो सोल्यूबिलिटी घट जाएगी। बेटा इसी तरह से आता है आपके पास लिमिटेशन ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट की लिमिटेशन क्या है, हेनरीज लॉ की। बेटा सबसे पहले तो इट अप्लीकेबल व्हेन टेम्परेचर हाई, जब टेम्परेचर तो क्या हो बेटा, हाई एंड प्रेशर लो, जब प्रेशर क्या हो, लो, आइडियल कंडीशन पे चला गया। सेकंड थिंग सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आती है, गैसेस should not react chemically, should not react chemically। गैसेस ना तो सॉल्वेंट से रिएक्ट करें और ना ही आपस में रिएक्शन करें। तो ये था आपके पास हेनरीज लॉ के बारे में। बेटा इसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है जो आपके नेक्स्ट वीडियो में होंगी और इसके न्यूमेरिकल्स होंगे, इनको तैयार करें। हम लोग सेकंड यूनिट के अंदर सोल्यूबिलिटी के टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।